नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्राह्मणी क्या है, ब्राह्मणी के फायदे क्या हैं, इसका आध्यात्मिक और साइंटिफिक फायदे क्या हैं जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाए, हमें आध्यात्म के क्षेत्र में आगे ले आए, हमें अष्टांग योग में ध्यान और साधना और समाधि तक ले जाए। तो पिछले वीडियो में हमने ओम के बारे में बहुत कुछ सुना था, आपसे जाना था। उसी क्रम में हम आज ब्राह्मणी के बारे में जानेंगे, क्योंकि ब्राह्मणी और ओम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ओम का ही नेक्स्ट पार्ट ब्राह्मणी है, जो हम समय की कमी की वजह से पिछले वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। हमें अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने ओम की वीडियो को बहुत अच्छा तादाद में देखा और हमें उत्साहित किया ब्राह्मणी के वीडियो बनाने के लिए। तो मैं इसी क्रम में सिन्हा साहब से, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर श्री आर.के. सिन्हा जी से निवेदन करूँगा कि वो हमें ब्राह्मणी के बारे में बताएं और हम सबको उसके फायदे और उसको कैसे करें, किस समय करें, सारी विवरण हमें दें ताकि हम सब लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा साहब। आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या। और इस संध्या काल में इतनी अच्छी टॉपिक चुनी गई है ब्राह्मणी की, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हम सभी यहां पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, योग के फील्ड में अपने अपने स्थान पर कहीं ना कहीं एक मानक है, एक अपना स्थान रखते हैं। और आप लोगों के बीच में आज ब्राह्मणी की चर्चा करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है, क्योंकि जब जानकार लोगों के बीच में आदमी बैठता है तो इंटरनली भी कॉन्शियस रहता है, मेंटली भी कॉन्शियस रहता है, फिजिकली भी कॉन्शियस रहता है। और सबसे बड़ा चीज है कि जब इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ तो बहुत सी भ्रांतियां या बहुत से जो आपके अंदर विचार आते हैं और जिस वाई का आंसर आप नहीं पा करके उसकी महत्ता को नहीं समझते हैं, वो महत्व भी क्लियर हो जाता है। तो आज एक मैं ही नहीं, यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं सब अपने अपने स्थान के एक मूर्धन्य व्यक्तित्व के मालिक हैं और सभी लोग आज इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। मैं सबका, बाबूराम साहब का, सक्सेना साहब का, कुमार पुष्कर का एवं वर्मा साहब, सबका स्वागत करता हूं। और आप अन्य जो हैं श्रोतागण, उनकी भी मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों की पूरी प्रशंसा करता हूं। आप लोग जो कुछ भी इसमें जानना चाहें उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि हम लोग खुद मोटिवेट हो सकें। ये मत सोचें कि मोटिवेशनल स्पीकर को मोटिवेशन क्या चाहिए। मोटिवेशन रहेगा तो हम लोग अच्छी अच्छी टॉपिक चुनेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसका इंफॉर्मेशन फ्री मिलते रहेगा, आप लोग सब कुछ अवगत रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला इसमें ब्राह्मणी का जो प्राणायाम है, प्राण का आयाम, डायमेंशन ऑफ प्राण, यहां से शुरू होता है प्राणायाम। प्राणायाम में 3 मूल चीज होती हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। बस ये 3 मात्र शब्दों का खेल है प्राणायाम, 3 मात्र शब्दों के बीच में ही विस्तार है। और इसमें अगर कहा जाए तो ओमकार या उसको ओम, इसी का एक रूप है ब्राह्मणी। लेकिन ब्राह्मणी एक इसका भाग होते हुए ओम का, ब्राह्मणी ही मुख्य प्राणायाम है जो हमको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या साइंटिफिक दृष्टिकोण से हमारे शरीर का बायोलॉजिकल जो कुछ भी है, हमारे ब्लड सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, रेसिप्रोटरी सिस्टम में या डाइजेशन सिस्टम में, व्हाटसोएवर केस में भी, न्यूरॉन इंफॉर्मेशन में, हर जगह ब्राह्मणी का एक अलग स्थान है। एंड इट कांट बी रूल्ड आउट एज बिकॉज द पर्सन जो कि ये लाइक करते हो कि आध्यात्मिक छोड़ो यार साइंटिफिक हम बात करेंगे, तो आज इस चैप्टर में उनका साइंटिफिक समाधान भी होगा, आध्यात्मिक समाधान भी होगा। जैसा मैंने पिछला ओम के चक्कर में बात की थी, ओम के चर्चा में बात किया था कि ओम जो है एक शब्द है और ये 3 अक्षर से बना हुआ है।
अ उ म। अ का जो वाइब्रेशन होता है वो नाभि के 1/4 इंच नीचे से होता है, 1/4 इंच टू 3/4 इंच नाभि के नीचे से वाइब्रेशन जनरेट करता है। और उसके बाद ऊ जो है, जहाँ छाती की पसलियां मिलती हैं उसके नीचे एक कोमल स्थान है, वहां से होता है। और मकार शब्द जो है, मकार अक्षर जो है वो निकलता है आपको गले के कंठ से। और तीनों स्थान का अलग अलग महत्व है। जहां नाभि के नीचे से जो वाइब्रेशन निकलता है वो आपका पालन करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नाभि से ही हमारा सृजन होता है और वहीं से 72,000 नाड़ियों का योग है और वहां से पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो यहाँ का कोई भी वाइब्रेशन जो है वो नाभि को जब स्पंदित करता है, इसका मतलब 72,000 नाड़ियां स्पंदित होती हैं और वहां से वो वाइब्रेशन पूरे शरीर के नस नाड़ियों में, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक वाइब्रेट करता है। और इस वाइब्रेशन का जो है री एनर्जाइज करता है हमारे शरीर को। दूसरा जो है इसको कहते हैं मणिपूरक चक्र, और दूसरा जो है ऊकार जो है, ये छाती की जोड़ जो पसलियों का जोड़ है वहां से कोमल स्थान से निकलता है, इसको कहते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का मतलब ही होता है जहां कोई हिंड्रेंस न हो, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टकराहट के जो आवाज निकलती है उसको कहते हैं अनाहत। अनाहत चक्र पर जो हमारी शक्ति है, यहाँ से सृजनात्मक शक्ति का जनरेशन होता है और यहाँ का जो वाइब्रेशन है वो फैल करके ऊपर की ओर बढ़ता है। ऊपर की ओर बढ़ता है मतलब हमारा जो है वो हमारा बढ़ाता है कि हम कैसे इसमें प्रोग्रेसिव माइंड के हों, क्रिएटिव माइंड के हों। तो ये उकार वहां से है। और मकार जो है विशुद्धि चक्र से निकलता है। विशुद्धि का शुद्ध अर्थ है फिल्टर, और यहाँ पर फिल्टर शंकर ने किया था। जो हमारे जो शिव हैं महादेव, उन्होंने जहर जब उनको दिया गया तो ये यहीं पर विशुद्धि चक्र में उसको फिल्टर करके गले में रोक लिया, जहर यहीं पर हो गया। लेकिन दोस्तों, केवल खाने में ही जहर नहीं होता है, जहर आपके शब्दों में भी होता है, जहर आपके विचारों में होता है, जहर आपके कानों से प्रवेश कर सकता है। लेकिन यहाँ का वाइब्रेशन आपके दिमाग को वाइब्रेट करता है। इसलिए जो कुछ चाहे विचारों से ले रहे हो, चाहे खाना से ले रहे हो, या सोच से ले रहे हो, या कहीं से सुन करके ले रहे हो, ये सारे के सारे यहाँ गला में फिल्टर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो विचार निकलेंगे और जो आपके मस्तिष्क में जाएंगे वो आपके पूरे शरीर को, आपके जीवन यापन को, आपके रख रखाव को, सारा चीज को नियंत्रण में रखेगा। और इसको शिव की प्रतीक माना जाता है। सो यहीं से मकार जो है शब्द आज हम बात करने जा रहे हैं। भ्रामरी आपके विशुद्धि चक्र से निकलता है। और आज की डेट में जहाँ केवल पॉल्यूशन और पॉल्यूशन ही है, हमारे जितने भी श्वास ले रहे हैं, जिस श्वास में हम एयर ले रहे हैं, इस एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड सो मेनी धूल कण, वेपर एंड सो मेनी कीटाणु, सो मेनी बैक्टीरिया, ये सब अवेलेबल हैं। लेकिन हमारा शारीरिक सिस्टम इतना बढ़िया बना हुआ है कि बहुत सी चीजों की फिल्टर तो हमारा सिस्टम, शरीर का सिस्टम ही कर देता है, और कुछ सिस्टम को हमको फिल्टर करना पड़ता है इस विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र से हमारा ट्रैकिया है, जो श्वास हम नासिका छिद्रों से लेते हैं, वो आगे जाकर के दोनों छिद्र एक मिल जाते हैं और वो साइनस में घूमते हुए, साइनस 5 पेयर में है हमारे, नाक, आंख और ये जबड़ा के बीच में, ये सब खाली स्थान है। यहाँ पर म्यूकस होता है और इस म्यूकस में एक वेलवेटी टाइप का एक सरफेस है, जिस पर जाकर के एयर का जितने भी धूल कण हैं, जितने बैक्टीरिया हैं, वो सब वहां पर रुक जाते हैं। उसके बाद हमारे विशुद्धि चक्र से होते हुए ट्रैकिया, जो कि हवा लेने का, श्वास लेने की नली है, वहां पर जाता है। वहां पर फिर अगेन म्यूकस है, और ये म्यूकस ऊपर से जो आता है साइनस से होकर के
वो 10 माइक्रोन का फिल्टर होकर के आता है और 10 माइक्रोन से यहाँ पर 2 माइक्रोन का कर देता है ट्रैकिया। और ये म्यूकस भी आपको जब उसको ऑब्जर्व करता है तो यहाँ पर एक सिस्टम बहुत बढ़िया है कि म्यूकस कभी भी लंग्स में नहीं जाता है। ये म्यूकस जब भी निकलेगा तो बाहर निकलेगा, ट्रैकिया का भी निकलेगा बाहर और नाक का भी जो है, नाक के द्वारा साइनस का भी बाहर निकलेगा। तो जितनी भी गंदगी है, इस गंदगी में जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, जो धूल कण ले रहा है, जो बैक्टीरिया ले रहा है, तो योग में हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने बहुत पहले कहा था कि इसको धो दिया कीजिए। नेति क्रिया लोगों ने सजेस्ट किया था। नेति क्रिया से नाक में एक तरफ गर्म पानी सलाइन वाटर डालें, दूसरी तरफ से निकालें, फिर दूसरी तरफ से डालें, तो इससे जो सरफेस है साइनस का वो बहुत सुंदर और स्मूथ बना रहता है। आगे आने में साइंटिफिकली मैं बताऊंगा कि साइनस का भ्रामरी प्राणायाम से क्या महत्व है, उसका कैसे इंपॉर्टेंस आता है। साइनस हमारे यहाँ बेकार नहीं दिया हुआ है, साइनस का बहुत बड़ा रोल है। कैसे करता है ये हम बात करेंगे। अब यहाँ पर ट्रैकिया से जो एयर पास करता है वो ब्रोंकस में जाता है, ब्रोंकस से ब्रोंकाई में जाता है। ये सब पाथ हैं, एयर डक्ट हैं, और वहां से जाकर के एल्वुलाई में मिलता है। एल्वुलाई से वो ब्लड कैपिलरी से होते हुए खून में प्रवेश करता है और वहां पर हीमोग्लोबिन उसका ऑक्सीजन लेकर के कैरी कर जाता है पूरे शरीर में, और शरीर के समस्त सेलों को ऑक्सीजन प्रदान करता है, न्यूट्रिएशन प्रदान करता है। और वहां से वापस जब आता है, लौटता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए आता है। और फिर जिस प्रोसेस से एल्वुलाई से कैपिलरी ट्यूब में गया था, सेम प्रोसेस रिवर्स होकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस आ जाता है एल्वुलाई में। एल्वुलाई से ट्रैकिया आते हुए फिर विशुद्धि चक्र से नासिका द्वार में आता है और वहां से बाहर निकल जाता है। तो ये है विशुद्धि चक्र का एक्चुअल मीनिंग, जो केवल विचारों को, केवल भोजन को ही नहीं फिल्टर करता है, हमारी श्वास को भी फिल्टर करता है। श्वास दर श्वास ले रहे हैं तो आध्यात्मिक रूप से मैंने बताया कि ये शंभु का स्थान है, शिव का स्थान है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। अब इसकी कुछ साइंटिफिक भी हम लोग चर्चा कर लें कि भ्रामरी से साइंटिफिक क्या है। भ्रामरी ओम का एक थर्ड पार्ट है, बट अपने आप में ही संपूर्ण है। जैसे मकार जो शब्द है, ओम का तीसरा लेटर जो है म, ये मकार का तीसरा भाग है, लेकिन इसके बावजूद ये पूर्ण है। और अगर केवल हम भ्रामरी करते हैं तो अनगिनत रोगों से हम छुटकारा पा जाएंगे। चाहे वो डायबिटीज हो, जो कि आज का मोस्ट कॉमन बीमारी, ये ब्लड प्रेशर हो, मोस्ट कॉमन बीमारी, उसके बाद ओबेसिटी है, इंडाइजेशन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, एंड देयर आर सो मेनी इल माइंडेड आदमी लोग पड़े हुए हैं, सो मेनी विचार चल रहे हैं, सो मेनी डाइजेशन सिस्टम में पॉल्यूशन के चलते बेकार हो रहा है। सारे का सारा जो एलिमिनेशन है वो भ्रामरी से दूर किया जा सकता है, और इसका साइंटिफिक बेस है। ये साइंटिफिक बेस पर मैं बोल रहा हूँ। भ्रामरी प्राणायाम में क्या है कि ये यहाँ पर जो विशुद्धि चक्र में कंठ के पास से वाइब्रेशन होता है, और ये वाइब्रेशन ऊपर उठते हुए पूरे माथा में होते हुए नासिका द्वार तक फील होता है। तो भ्रामरी जब भी करें तो हमको वाइब्रेशन को जरूर फील करना है। ओमकार जब भी करें तो हम नाभि के नीचे से लेके अपने नासिका द्वार के साथ वाइब्रेशन के साथ अपने विचारों को ट्रेवल करें। अगर आप वाइब्रेशन के प्रति सचेत नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं। तो जब भी प्राणायाम करें, वाइब्रेशन जो कुछ भी जहां भी जिस अंग में हो रहा है, बी केयरफुल, बी अलर्ट अबाउट दैट वाइब्रेशन, क्योंकि ये वाइब्रेशन ही है जो आपको कुछ इससे लाभ देगा। अब आगे आते हैं, ओंकार से फिर भ्रामरी पर आते हैं। भ्रामरी में जो हम फायदा है, इस फायदा को हम अनगिनत बोले
और ये केवल बोले नहीं, ये सच्चाई है। और इसका इम्पोर्टेंस भ्रामरी का हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों साल पहले दिया था, जिसको बाद में पतंजलि ऋषि ने दिया, उस पर एलोबरेट किया, और कॉमन पीपुल के ये में समाज में रामदेव जी ने, स्वामी रामदेव ने इसको बहुत पॉपुलर किया और बहुत सिंपल ढंग में उन्होंने बताया कि करो। उन्होंने जस्ट एक ट्रिगर कर दिया और एक क्रांति आ गई भारतीय समाज में और सब लोग इसके प्रति जागरूक हुए। लेकिन प्राइमरी स्कूल के गुरुजी जो हमको ट्रिगर करके बताए थे, क लिखना, ख लिखना, ग लिखना, लेटर लिखना बताए थे, तो साहित्य का निर्माण करने के लिए हमको अध्ययन करना पड़ेगा। और ये अध्ययन ही जब किए लोग कोविड के पीरियड में, तो लोग चकित रह गए कि वाह क्या भारतीय संस्कृति थी और कहां से कहां लोग पहुंचाया, कितनी पहुंचे हुए लोग थे जो इतनी अच्छी साइंटिफिक चीजों को दिया। और जेंटलमैन 1998 से भ्रामरी पर जिसने भी रिसर्च किया उसने नोबेल प्राइज पाया, और इसका सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है आपको कोविड-19 के पीरियड में, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ रिसर्च, एयरफोर्स चाइना का रिसर्च हुआ, और सारे लोग निकाल करके यही लाए कि ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, दिस प्रोड्यूसेज नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्नायु तंत्र के लिए अत्यंत उपयोगी है। और ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, इस भ्रामरी प्राणायाम में ये जो स्पंदन होता है, ये हमारे नोजल साइनस में होता है। नोजल साइनस में जब होता है, नेजल साइनस, तो वहां पर एक्चुअली इनरिच्ड नाइट्रिक ऑक्साइड है। द मोमेंट यू गिव वाइब्रेशन टू दैट लेयर, ये वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड करीब करीब 15 से 20 गुना ज्यादा बढ़ाता है, और ये स्पाइक में बढ़ता है। हमारा शरीर बना हुआ जो है वो एकदम पूर्ण रूप से सुरक्षित और पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक सिस्टम में काम करता है। हमारे सिस्टम में नाइट्रिक ऑक्साइड बनते रहता है, हमारे नेजल कैविटीज में भी बनता है, और हमारे ब्लड में भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ब्लड सेल्स में मैक्रोफेगस जितने भी बैक्टीरिया हैं बाहर के, उनको खा जाता है, उनको तोड़ करके जब बर्बाद करता है उसका मेटाबॉलिज्म, तो वहां से भी नाइट्रिक ऑक्साइड ही निकलता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में तो बनता है, लेकिन जैसे जैसे एजिंग होते जाता है तो इसका प्रोडक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड का रिड्यूस होते जाता है। और दूसरा चीज क्या है कि हम लोग जो आज के डेट में जो पॉल्यूटेड भोजन कर रहे हैं, जो खाना हम गड़बड़ खा रहे हैं, जो खाना हमारे लिए बना हुआ उसको छोड़ करके दूसरा खाना में हम बिजी हो गए। हम लोग जीभ पर ज्यादा भरोसा करने लगे, जीभ को प्राथमिकता दे दिए, और पेट को हम लोग भूल गए, शरीर को भूल गए। क्या चीज हमारे लिए खाद्य है, क्या अखाद्य है, इसकी चर्चा ही अब हम लोग नहीं करते हैं। इतना तक पॉल्यूशन बढ़ गया है कि हम ब्रेन और पेट के संबंध को भी काट देने का आज काम करते हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है कि हमारे खाना में अजीनोमोटो मिला दिया जा रहा है। यह अजीनोमोटो जो हमारे तंत्रिका तंत्र हैं, ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन अंग को जाता है और अंग से इंफॉर्मेशन फीडबैक जो जाता है ब्रेन में, इसको हम अजीनोमोटो से काट देते हैं। जो पेट भूख लगता है तो कहता है कि मुझे खाना दो, ब्रेन तुरंत इंस्ट्रक्शन देता है कि खाना दो इसको, और जैसे ही भरता है तो पेट फीडबैक देता है कि मैं भर गया, तो ब्रेन कहता है स्टॉप इट। लेकिन जो अजीनोमोटो लग जाता है तो ये एक सेंसर की कैंची चला देता है, खाते जाइए, पेट कभी कहेगा ही नहीं कि भर गए। तो ये केमिकल आजकल चल रहा है, ये इंडस्ट्री जो है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ये बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज जो है ये हमको समय से पहले हमारे शरीर को डिटोरिएट कर रहा है, और ये डिटोरिएशन जो है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की क्षमता को कम कर रहा है।
तो नाइट्रिक ऑक्साइड हम 3 प्रकार से पाते हैं, 3 मेथड है। पहला है शरीर खुद बनाता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको पॉल्यूटेड करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम खाने को प्रति सेंस भूलते जा रहे हैं, तो हमारा ये नाइट्रिक एसिड खत्म हो रहा है बनने का, डिसिलरेट कर रहा है। और दूसरा है एजिंग, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जा रहा है। फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाने से भी ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन कम होने से भी नाइट्रिक ऑक्साइड कम बन रहा है। तो दूसरा है इसमें भोजन से। भोजन में क्या है? भोजन में हमको वेजिटेबल खाना है कच्चा, रॉ, एटलीस्ट 70% ऑफ आवर टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। लेकिन वी आर नेवर बॉदरिंग अबाउट द 70%। क्या हम 10% भी खाना पसंद नहीं करते हैं? रॉ फूड जिसमें वेजिटेबल्स हो गए, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो गए, ये हमारे टोटल खाने का 70% होना चाहिए। इसमें जो है, इसमें नाइट्रेट होता है, और यही फाइनली हमारा इंटेस्टाइन उसको नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलता है। और हम लोग चूंकि इसको भोजन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ये भोजन वाला सिस्टम भी जो है वो कहीं ना कहीं नाइट्रिक ऑक्साइड को रोक दे रहा है या रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। अगर हम भोजन खाएं तो सबसे पहला चीज है, खाने का भी यहाँ पर एक सिस्टम है, तब जाकर के बनेगा। नाइट्रेट जो है उसका जो है हमारे स्लाइवरी सिस्टम, जो लार वाला फंक्शन है, जैसे जितना हम चबाएंगे उतना ज्यादा लार बनेगा। लार में कुछ बैक्टीरिया हैं जो उसको नाइट्रेट फॉर्म में लाएंगे, उसको सेपरेट करेंगे आयन में, और ये नाइट्रेट जब ट्रैकिया से पास होकर के अंदर जाएगा तो ये नाइट्राइट में बदलेगा, और उसको इंटेस्टाइन जो है उसको नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलेगा। ये सिस्टम जो है, जब हम खाद्य पदार्थ को ठीक से खाएंगे, इक्वल रेशियो रखेंगे, फ्रूट, वेजिटेबल एंड जो भोजन है, इसको जब हम रेशियो ठीक रखेंगे, तब यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तीसरा जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड हम अपने से प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब प्रोड्यूस तो नहीं करते हैं, हम उसका प्रोडक्शन को इनहैंस करते हैं, हम एक्सेलरेट करते हैं, हम उसको कैटेलिसिस दे करके उसको बढ़ा देते हैं उसकी क्रिया को। वो है हमारे नेजल कैविटीज में। और नेजल कैविटीज में जब स्पंदन होता है तो स्पंदन से नाइट्रिक ऑक्साइड का एक स्पाइक मिलता है, which is 15 to 20 times more than the normal यहां से जो बनता है उसका। ये नेजल पैसेज यहाँ पर 5 पेयर में हमारा है कैविटीज, 5 इधर है 5 उधर है। ये नासिका से जब हवा लिए ये चला गया वहां पर, और उसी समय हमारा वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन होते ही ये यहाँ से 15 गुना निकला, और ये नेजल पैसेज से होते हुए फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से लंग्स में चला जाता है। लंग्स से जाते ही ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है, मॉलिक्यूल है, ये वोलेटाइल है, ये स्टेबल गैस नहीं है, ये चला जाता है एल्बुलाई से होते हुए ब्लड में, और ब्लड में जब जाता है तो ब्लड में जितने भी वेन्स है, उन वेन्स के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। अब ये वेन में क्या करता है नाइट्रिक ऑक्साइड? वेन में 3 लेयर है। एक इंडोथाइलम है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका कि जिक्र यहां पर करना है। बाकी 2 लेयर जो है, अपर लेयर, वो एक स्मूथ मसल्स बनाते हैं। वेन्स का मतलब हो गया जितने भी नस नाड़ियां सभी की मैं बात कर रहा हूं, ये एक पाइपलाइन है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, हर अंग में ये पाइपलाइन पहुंचा हुआ है। इसमें जब एंडोथेलियम में जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो एंडोथेलियम को एक्टिवेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, और एंडोथेलियम जो है उस नाइट्रिक ऑक्साइड से इसमें कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन होता है, और यहाँ पर जितने भी
कोलेस्ट्रॉल के चलते जो चिपचिपा पदार्थ, लेकिन हमारे लिए, शरीर के लिए, जीवनी के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो चिपक जाते हैं उनको वो वहां से रिमूव करता है, स्मूथ मसल्स को एक्टिवेट करता है। दूसरा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करने से नस नाड़ियों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और जब उसको रिमूव करता है ऊपर से लेयर को, जो स्टिकी लेयर्स हैं उनको जो रिमूव करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये स्मूथ लेयर जब हो जाता है तो डायलेट होता है। डायलेट का मतलब नस नाड़ियों का डायमीटर बढ़ जाता है। तो बढ़ने से क्या हो गया कि ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है। अब ब्लड का फ्लो ज्यादा होने से क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन बहुत ज्यादा हो गया, और ये ऑक्सीजन हमारे पूरे सेल्स को मिलना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएशन मिलने लगा, न्यूट्रिएशन के साथ ग्लूकोज मिलने लगा, और प्रत्येक सेल को जहां जितना जरूरत है ये ब्लड पहुंचाना शुरू करता है। तो ये ब्लड का काम हो गया, पूरे अंग प्रत्यंग में चारों तरफ हर जगह ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएशन को, ग्लूकोज को पहुंचा देना। तो हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सब हेल्दी एंड वेल्दी हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट फंक्शनिंग इन ए वेरी राइट मैनर। और क्या काम करता है, और यहाँ पर जो है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी काम करता है। WC को तो, WC जो ब्लड का पार्टिकल है उसको तो पास कर देता है, बाकी जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको वहां से वो छलनी करके बाहर कर देता है, उसको पास नहीं करता है, ब्लड सर्किट में नहीं जाने देता है, उनको आने नहीं देता है। लेकिन WBC जाते हैं, और ये RBC जो है ब्लड का 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होता है, RBC, WC, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो 55% के लगभग होता है, RBC जो है 40 to 45% होता है, WBC जो है 8% होता है, और आपका प्लेटलेट भी 8% होता है। तो ये चारों के अलग अलग गुण हैं, लेकिन जो ब्लड को लेकर के जो उसमें आपको ऑक्सीजन जो लेकर के कैरी करता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता है, ये हीमोग्लोबिन का काम है। ये सारे चीज प्यूरिफाई होकर के पूरे ब्लड सर्किट में जाते हैं, और इस सर्किट से जितने भी जो रिजेक्ट आइटम है वो सब के सब फिल्टर होकर के किडनी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये है हमारा साइंटिफिक रीजन और आध्यात्मिक रीजन की मैंने बात किया। अब आप लोग को मैं कहता हूं कि इसमें जहां कहीं भी कुछ पूछना हो तो आप लोग बात करें, और जो कुछ भी शंका समाधान है उसको आप लोग दूर करें, सो दैट जो हमारे श्रोतागण हैं उनको कहीं कोई वाई में कोई लेटर अनवांटेड न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों ने पहली बार इतनी अच्छी व्याख्या सुनी शरीर के बारे में, और जाना कि ब्राह्मणी किस तरह हमें मदद कर सकती है। मैं इसी क्रम में जानना चाहूँगा कि साहब, ब्राह्मणी करने का सही टाइम कितना है, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, और हमें कब ब्राह्मणी करनी चाहिए जिससे हम मैक्सिमम फायदा उठाएं? और कोई आप सर? क्वेश्चन इज करेक्ट, आप उनके जवाब पूछा है तो फिर जो सवाल होगा। देखिए, आपने जो पूछा वो बहुत सही पूछा, जो कि मुझे कवर करना चाहिए था। ब्राह्मणी एक ऐसा प्राणायाम है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिजेक्ट करता है, मतलब मदद करता है उनको 15 गुना बढ़ाने में। लेकिन इसमें देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो वाइब्रेशन हम शुरू में 3-4 बार करते हैं उस समय स्पाइक तो बहुत तेजी से आता है, फिर धीरे धीरे जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारा नॉर्मल शरीर में बनता है उसके लेवल पर आना शुरू करता है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा ही रहता है, लेकिन जो हमको पहला बार स्पंदन में जो मिलता है वो मात्रा घट। तो जब भी हम प्राणायाम करें ब्राह्मणी, तो भाई एक चीज तो सबसे पहला है वसूल जो प्राणायाम का है कि अगर खाली पेट है तो कोई भी गाड़ी जब खाली चलेगी तो बहुत स्मूथ रन करेगी, बहुत तेज चलेगी, लेकिन अगर उसको लोड कर दीजिएगा
जब उसको भर दीजिएगा, भोजन कर लीजिएगा, तो वो गाड़ी तो थोड़ी सी दब जाएगी। तो प्राणायाम में जो है वो खाली पेट करना, मॉर्निंग आवर में करना, और भ्रामरी जब भी करें तो उससे पहले कम से कम 5 बार डीप ब्रीदिंग जरूर करें, डीप इनहेलेशन और डीप एक्सहेलेशन। उसके बाद शुरू करें और हर राउंड के बाद 5 से 10 बार का चैंटिंग करके एक राउंड उसको मान लें। हर राउंड के बाद 3 मिनट का गैप दे दें। 3 मिनट का गैप दे देने पर हमारा न्यूरल कैविटी का जो है वो जो स्पाइक बनता है वो 3 मिनट के बाद फिर से रीस्ट्रक्चर हो जाता है, और फिर जब भ्रामरी बोलेंगे तो फिर उसमें आपको आ जाएगा। अब इसमें जो है एक आपके क्वेश्चन का आगे एलोबरेट करते हुए मैं बोलूं, ये संचार तंत्र को, न्यूरॉन सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है। मतलब न्यूरॉन सिस्टम को स्टिमुलेट करने का मतलब हो गया कि आपका जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व 2 काम करता है। एक इंस्ट्रक्शन ले जाता है ब्रेन से, और दूसरा जो उसका फीडबैक है वो ब्रेन को देता है, और ब्रेन एनालाइज करके ये डिसीजन लेता है क्या करना है। तो ये जो है वहां पर वेगस नर्व्स को भी एक्टिवेट करता है। इससे जितना भी एंजाइटी है, स्ट्रेसेज है, वो सब डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। और ये जो स्नायु तंत्र के द्वारा ब्रेन वगैरह सब जगह जा रहा है, तो हर जगह से डिटॉक्सिफिकेशन होते जाता है, फिर कहीं कोई गंदगी नहीं रह जाती है। तो भ्रामरी सुबह में करें, भ्रामरी दोपहर में भी कर सकते हैं भोजन के पहले, और रात में अगर करते हैं भ्रामरी, शाम में, रात में नहीं शाम में अगर भ्रामरी करते हैं तो इससे आपको नींद का बहुत बढ़िया नींद आएगी। और दूसरा चीज, अल्जाइमर भी नहीं रहेगा, आपको कभी भूलने की बीमारी नहीं होगी, फर्स्ट क्लास आनंद उठाएंगे। और बीपी, शुगर, ये सबको तो भूल जाइए। अगर मैं कहूं एक शब्द, अगर एक रामबाण मंत्र है तो भ्रामरी है, जो आपके समस्त स्ट्रेस को खत्म करेगा, बीपी को खत्म करेगा, शुगर को खत्म करेगा, किडनी प्रॉब्लम को खत्म करेगा, डाइजेशन सिस्टम को ठीक करेगा, एंड आपके सोच और विचार में स्थायित्व और स्थिरता। हमारे दर्शक बहुत से नए हैं जो पहली बार हमें वीडियो पर देख रहे हैं, वो भ्रामरी जानते नहीं कि कैसे किया जाए। तो ये तो बताइए कि भ्रामरी का करने का सही तरीका क्या है। तब तो उन्हें समझ में आएगा। इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने बात की, हम भ्रामरी करें कैसे। देखिए, भ्रामरी कैसे करें ये मैं 2 बार करके बता देता हूं। भ्रामरी करने का 2 या 3 मेथड से लोग करते हैं। एक तो है कानों को बंद करके सन्मुखी मुद्रा लगा करके करना, दूसरे लोग कान को केवल बंद करते हैं, और तीसरा है बिना बंद किए हुए। तो भ्रामरी जब भी करें तो इसमें मुद्रा का भी एक स्थान दे दें, और मुद्रा यहां पर लगावें ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा का मतलब है चारों उंगलियां आपस में सटी हुई, अंगूठा पहले उंगली पर रिंग बनाता हुआ और हथेलियां ऊपर। लेकिन मुद्रा में सबसे बड़ा जो चीज है, ध्यान देने की जो चीज है, मुद्रा हम लोग लगाते हैं हाथ टाइट कर। न ये बाह पर जोर आना चाहिए, न ये 4 आर्म पर आना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ कलाई और उंगलियों का ही स्ट्रेस हो। ऐसे स्थान पर रखें जांघ पर, जो भी मुद्रा लगा रहे हो, जिनकी जो आदत है, वो मुद्रा जब भी लगावें तो केवल उंगलियों तक ही टाइट रहे, बाह और हाथ टाइट ना हो। और इसमें बेस्ट है अर्ध सिद्धासन पर बैठ जाए। अर्ध सिद्धासन का मतलब हुआ हील को लगा लें एनस और टेस्टिकल के नीचे, बायां हील को उठा करके एनस और टेस्टिकल के नीचे लगा लें, और दाहिना को उसके ऊपर रख दें। अगर उसको दोनों हड्डियों को मिला करके अगर दाहिना ऊपर रखते हैं तो पूर्ण सिद्धासन हो जाएगा। अगर सिंपल रखते हैं, जैसे सहज आसन में बैठते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा अर्ध सिद्धासन। अर्ध सिद्धासन में बैठ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है जो रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट हो, गर्दन सीधी हो, चेहरे पर तनाव ना हो,
चेहरा मुस्कुराता हुआ हो। और एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो बेनिफिट मैंने छोड़ दिया, पुरुषों के लिए अगर पुरुषत्व की जो बात होती है, और जितने भी मेडिसिन बने हैं वो सब बेस्ड ऑन नाइट्रिक ऑक्साइड है। जितना भी लोग खाते हैं मार्केट से खरीद करके, और जितने भी मार्केटिंग हो रहे हैं खोई हुई जवानी को वापस पावें, ये सारे के सारे नाइट्रिक एसिड के ही फॉर्मूला पर बने हुए हैं। सो दिस इज वेरी गुड फॉर योर ऑल reproduction system, not only for purush, this is good for female also. So this is going to improve your this ताकत also. So भ्रामरी एक अपने आप में अलग है। So चलिए हम भ्रामरी करते हैं। So सीधा बैठ जाएं, मैं एक बार करता हूं, उसके बाद मैं सबसे आपसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग कम से कम 2-3 बार किया जाए। सो टोटल ऑल टुगेदर हम लोग 5 बार करेंगे, मैं 1 बार करता हूं, बाकी आप लोग 4 बार करेंगे मेरे साथ, ठीक है सर? एक गहरी श्वास, लेकिन मैं बोला हूं कि 5 बार श्वास पहले गहरा लेकर के गहरा छोड़ करके तब शुरू करेंगे, लेकिन इस वीडियो को कम करने के लिए समय एक गहरी श्वास, ये हुआ बिना सन्मुखी मुद्रा के। दूसरा लोग करते हैं कान में उंगली डाल के। कान में उंगली कान के अंदर नहीं डालना है, ये कान के लीफ को केवल दबाना है। तीसरा सन्मुखी मुद्रा, अंगूठे से इस कान के लीड को दबा देंगे, ये यहाँ भौं के पास रखेंगे, दूसरा आंख के ऊपर हल्का सा, तीसरा नाक के पास और चौथा होठ के पास। ये जो है एक्चुअली ये मुद्रा का जो काम है ये है कि हमारा सेंस ऑर्गन को हम बंद कर लेते हैं। और साइंटिफिक अगर बात करेंगे तो इसका जो साइंटिफिक उत्तर है कि साइनस पर जब हल्का प्रेशर पड़ता है तो ये हल्का प्रेशर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनने की एक्सीलरेशन को और देता है। तो चलिए शुरू करें। थोड़ा सा आंख बंद रखेंगे, फील कीजिए इस वाइब्रेशन को, बहुत अच्छा और रिलैक्स महसूस करेंगे। भ्रामरी भ्रमर से लिया गया शब्द है, लेकिन भ्रामरी का एक और अर्थ है, ये आपको जो साइंटिफिक रीजन से है, भ्रम को दूर करने वाला। भ्रम से अगर दूर होना है तो भ्रामरी जरूर करें, ये भ्रम से आपको। अच्छा जनाब, एक बड़ा अहम क्वेश्चन है कि हम ओम से भ्रामरी को कैसे कनेक्ट करें, इनका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए और क्या दोनों का संबंध एक दूसरे? ओम में भ्रामरी 33% है। ओम में तीनों स्थान, 3 जो हमारे मूल एनर्जी सोर्स हैं, आपका मणिपुर चक्र नाम से ही है कि मणि जहां पर है,
मतलब जिसको सबसे कीमती माना गया है। दूसरा है अनाहत चक्र, जहाँ जो कुछ भी होता है वो बिना किसी ऑब्स्टिकल के होता है। और तीसरा है विशुद्धि। इन तीनों चक्रों को ओम एक साथ एक्टिवेट करता है। और सबसे बड़ी चीज है कि इन तीनों चक्रों की जो शक्तियां मिलती हैं, ये तीनों चक्रों की शक्तियों को बराबर बराबर करना चाहिए। मतलब तीनों की चैंटिंग जो हो वो बराबर समय के अंतराल में हो। और इसको एक साथ फील करना पड़ता है नाभि से लेकर के नासिका के छिद्र तक, ये जो वाइब्रेशन होता है। और इसमें जो है आपको भरण पोषण की शक्ति, आपको सृजनात्मक शक्ति और आपको बौद्धिक स्तर की शक्ति, ये तीनों ओम से मिलती है। और ब्राह्मणी जो पूर्ण करते हैं वो हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम जो है, ये कंट्रोल सिस्टम को कवर करता है। और जब अगर कंट्रोल सिस्टम है तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सही चलेगा। बॉडी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और माथा हमारा कंट्रोल सिस्टम है। इफ दिस कंट्रोल सिस्टम इज एक्टिंग प्रॉपरली, देयर इज नो डाउट द ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क प्रॉपरली। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप कुछ नहीं, सब कुछ तो काफी विस्तार से बताया गया। सिर्फ एक बात होती है कि इसका मतलब है कि जब हमारा ब्लड, हमारा शरीर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीकृत, तो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त वही माना जाता है। तो ब्राह्मणी क्या शुद्ध रक्त को जो लंग्स में जाता है, जैसा कि सिन्हा साहब ने बताया कि अल्वियोलस में वो ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है, तो उसको कैरी नहीं करता, हेमोग्लोबिन नहीं करता है। तो क्या इससे ब्राह्मणी से करने से जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, जो ऑप्टिमम में उसका रेट है, का उस रेट पर कॉन्स्टेंसी मेंटेन हो सकती है हमेशा के लिए? ब्राह्मणी करते रहेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनते रहेगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड के वेसल्स में भी बनता है। ब्लड वेसल्स का पहला लेयर है एंडोथेलियम, उसके ऊपर की जो लेयर है वो स्मूथ मसल्स का काम करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज क्या है, एक चीज समझना जरूरी है कि किसी भी पाइप को जब हम दबाएंगे तो वो उसका बैक लोड पड़ता है पंप के ऊपर, और पंप जो है वो दबने लगता है, उसका स्पीड घटने लगता है। और यहाँ पर जो है कि जब हमारा इम्प्योरिटीज अंदर में ब्लड वेसल्स में जम जाती हैं तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ये बैक प्रेशर देता है हार्ट पर। लेकिन हार्ट जो है हमारा सेल्फ रेगुलेटेड पंप है, और सेल्फ रेगुलेटेड का मतलब होता है कि हार्ट में कहीं भी ब्लड रुकता नहीं है। जो ब्लड हार्ट को मिला वो ब्लड को पंप कर ही देना है, चाहे वो जितना प्रेशर बढ़ा कर भी करे, तो ये प्रेशर बढ़ा देता है। अब ये जो प्रेशर बढ़ता है तो ये जो वेसल्स हैं, ये वेसल्स में सकरा होने के चलते ये पार नहीं कर पाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जब रहेगा तो ये सकरा को जो है ये थोड़ा सा डायलेट करके फैला देगा। और दूसरा चीज, हम लोग का नस नाड़ियों की टोटल लंबाई करीब करीब 1 लाख किलोमीटर है। दुनिया में ऐसा कोई पंप नहीं बना है जो 1 लाख किलोमीटर तक के पाइप पर प्रेशर को मेंटेन कर सके। नॉट इवन आवर हार्ट अब मेंटेन तो होता है 120/80 हम हर जगह पाते हैं। तो ये जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो हमारा धमनी करते रहता है हर जगह, इससे इसका प्रेशर रेगुलेशन भी होता है। तो जो हमारा प्रेशर जो मिला इनिशियल, दैट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय दिस नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी लाता है वेन्स में, और वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन करके ब्लड को हर जगह एक तरह से बूस्टर डोज देती जाता है। और कोई क्वेश्चन? इस सर सांस को वाइब्रेट कुछ क्लियर हुआ कि कुछ और कुछ? रेट आपका एकदम ठीक रहेगा, रेट नहीं कहीं घटेगा बढ़ेगा। जी सर, सांस को वाइब्रेट करते हैं। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, ये क्लॉटिंग को भी डिसॉल्व करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्लॉटिंग जो है, थक्का जो जमता है, इस थक्का को डिसॉल्व कर देता है। हाँ, इस श्वास को वाइब्रेट करता है सर, या हम लोग आवाज करते हैं?
मतलब हम भ्रामरी जब स्टार्ट करते हैं तो जैसे मान लो इसको बंदी करके किया हम लोगों ने, तो लंबी गहरी सांस तो भरते ही भरते हैं, तो उसको भरने के बाद उसकी जो आवाज होती है उसको वाइब्रेट करते हैं या उनसे भी करते हैं, वो जैसे ओम बोलते हैं। ओम बोलते हैं तो 3 जगह वाइब्रेशन होता है। जी जी। ओम में एक नाभि के पास, एक अनाहत पर और एक विशुद्धि पर। और जब केवल हम भ्रामरी करते हैं तो केवल विशुद्धि पर वाइब्रेशन होता है, लेकिन ये वाइब्रेशन पूरा प्रोपगेट करता है पूरा चारों तरफ अपर लेयर में, और अनाहत पर जो है ये चारों तरफ हॉरिजॉन्टली फैल करके ऊपर आ जाता है। और यहाँ जो है नाभि वाला जो है मणिपुर चक्र का, वो पूरे शरीर में फैलता है। तो इसका मतलब सर आवाज का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग। आवाज जो है, आवाज जो वाइब्रेशन जहां भी होगा वहां आवाज होगा, जहां आवाज होगा वहां वाइब्रेशन होगा। आवाज जो है, ध्वनि जो है, ये मंत्र है, और ध्वनि और ये जो आपका वाइब्रेशन हुआ, ये दोनों जब मिल गए तो ये यंत्र बनता है। क्योंकि ध्वनि का जब भी हम ऑसिलोस्कोप पर देखेंगे तो एम्पलीट्यूड और उसका विड्थ वगैरह से एक आकार बनता है। वो आकार जब ध्वनि और ये वाइब्रेशन मिलता है तो वो यंत्र हो जाता है। और 3 जब दोनों को एक साथ यूटिलाइज करते हैं तो वो बन जाता है तंत्र। तो मंत्र, यंत्र, तंत्र, ये जहां भी है वर्ल्ड का कोई भी चीज जो है जहां पर की वाइब्रेशन है, स्पंदन है, वहां आवाज होगा ही। और वाइस वर्सा भी करेक्ट है कि जहां आवाज है वहां स्पंदन होगा ही। तो हम जो भी आवाज निकालते हैं ये नेचुरल आवाज है, इसमें कहीं जीव का कोई रोल नहीं है। हम जो बोलते हैं, ओमकार करते हैं, सिंपल थोड़ा सा मुंह खोलना है, और इसको कभी भी अक्षर देने का कोशिश मत कीजिए कि अ बोलना है, ऊ बोलना है, म बोलना है। ये अपने तरफ से कोशिश नहीं होना चाहिए। मुंह जो है स्मूथलेस, एकदम स्मूथ, स्टेपलेस, ये धीरे धीरे बंद होना चाहिए। अब जो आपका मान लीजिए कि 20 सेकंड में आपका ओंकार हो रहा है, तो 20 सेकंड में 3 भाग में बांट दीजिए कि हम कैसे उसको स्लोली बंद करते जाएंगे। और इसमें कहीं भी कोई स्टेप जर्क नहीं आना चाहिए। और कभी हमको बोलना नहीं है कि अ बोलने जा रहे हैं, ऊ बोलने जा रहे हैं, म बोलने जा रहे हैं, ये नहीं कोशिश करनी है। सिर्फ आपका मुंह खुला, आवाज यहां से निकली, फेरिंग से होते हुए, साउंड बॉक्स से होते हुए बाहर निकला, जीव का कोई रोल नहीं है, और वो वहां से निकला। तो बिना जीव के प्रयोग के मात्र 3 आवाज ही आप निकाल सकते हैं। चौथा कोई आवाज अगर आप निकालने जाएंगे तो उसमें जीव का प्रयोग हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला गया है मूल प्राकृतिक साउंड। और ये जितने भी जीव जंतु हैं सभी इस साउंड से ही गाइड होते हैं। और इसी 3 साउंड से, इसी 3 वाइब्रेशन से हमारे सारे मंत्र बने हैं। इसी 3 वाइब्रेशन से हमारी पूरी साहित्यिक रचना हुई है। Those who are knowing the television system, उसमें मात्र 3 ही प्रमुख कलर होते हैं, और जितने भी वेराइटीज कलर देख रहे हैं वो 3 ही का मिक्सचर है। इसी तरह से जितने भी शब्द हैं, जितने भी साहित्य की रचना होती है, जितने भी मंत्रों की रचना होती है, इन्हीं 3 अक्षरों के इसको मूल कहते हैं, इसको कॉस्मस की आवाज कहते हैं, ये सृष्टि की आवाज है। और कुछ सर? और यही वाइब्रेशन है। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत कुछ। मैं बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर से 1983 का योग शिक्षक हूँ, लेकिन आदरणीय सिन्हा साहब ने जो बताया उसमें मुझे एक छात्र की हैसियत से शामिल होना था, और उसी हैसियत से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आदरणीय सिन्हा साहब को प्रणाम करता हूँ, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा ज्ञान दिया। धन्यवाद। अच्छा, मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आपको भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर मेघविहार आगरा आने के लिए आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि हम इसी तरह की उपयोगी वीडियो अक्सर बनाते रहते हैं और आपको पास भेजते रहते हैं। आप हमसे मंदिर से, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर से जुड़िए। सिन्हा साहब बहुत अच्छा ज्ञान सबको देते हैं। हम उनकी वीडियो अब तक पहुँचाएंगे। और भी वक्ता यहाँ आते हैं और हम भी प्रयास करते हैं कमेंट अवश्य करें। आपको तरह तरह के आध्यात्मिक योगा से संबंधित ज्ञान देते हैं। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।
और अपने कमेंट जरूर लिखिए ताकि हमें मालूम पड़े कि आप अगला किस विषय पे हमसे वार्तालाप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राम साहब, धन्यवाद सक्सेना साहब, धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद राम साहब, और धन्यवाद आप सभी का जो आपने पेशेंटली सुना। थैंक यू।